Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Nucleus Chemistry classes. Myself Arun Kumar. Here we are going to discuss some basic concept of chemistry. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस क्या है, आयंस का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, है ना। उसी को हम बढ़ाते हुए कुछ और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। दूसरा रेडियो एक्टिविटी। डायरेक्ट सवाल आने के चांस इन टॉपिक से बहुत कम है ना। हालांकि रेडियो एक्टिविटी एक सेपरेट चैप्टर है जो कि आपके फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, 11th का भी ये हिस्सा होता है, बट अब इसे लोग फिजिक्स में ही डिस्कस करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो एक्टिविटी, ये जो देख रहे हो आप टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, इसका हम वो पोर्शन उठाने वाले हैं जहाँ से डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि आयंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ये नॉलेज दे दूं कि अपन आयंस का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। क्लियर है? अगर बात समझी जाए कि आयंस बनाना हो, आयंस या तो क्या होते हैं, केटायन या फिर एनायन। तो जनरली केटायन जो होता है वो क्या होता है, एक मेटल होता है, बिकॉज मेटल इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, है ना। अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो तो जनरली मेटल से ही निकाला क्यों जाता है, बिकॉज मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। जितने अच्छे मेटल होंगे हम उन्हीं मेटल को सबसे अच्छा मानते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। अगर ये मेटल है और इसने एक इलेक्ट्रॉन का सपोज करो क्या किया, लॉस किया, तो इस पर चार्ज कितना आता है, +1, है ना। सपोज करो ये एक नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी जनरली क्या होती है, टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बात थोड़ी सी समझना। अगर मेटल है तो जनरली टेंडेंसी क्या होता है, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और अगर नॉन मेटल है तो जनरली टेंडेंसी क्या होता है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे क्या आएगा जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे चार्ज आ जाएगा -1। क्लियर है? तो आप ये देखे होगे कि मेटल पे जो जनरली चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। लाइक अगर सोडियम देखो तो क्या आता है, +1, है ना। मैग्नीशियम देखो तो क्या आएगा, +2। एल्युमिनियम देखो तो क्या आता है, +3। तो ये जो आप देख रहे हो मेटल, एक तो सवाल ये खड़ा होता है क्लास 10th में कि जहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन तरीके से मिल भी नहीं पाता कि वाई दिज एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये सवाल है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, मेटल है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, निगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब मान लो कि कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। दिखाई पड़ रहा है? तो इस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। तो ये जो निगेटिव है उसकी एग्जाम्पल समझिए हम लोग, है ना। जितने भी हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्स क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन माइनस, है ना, ब्रोमीन माइनस, है ना, फ्लोरीन माइनस, या फिर आयोडीन माइनस। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हेलोजेंस फैमिली के हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो इस पर जो जनरल चार्ज आता है वो क्या होता है, -1। तो आप देख सकते हो ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, और ये क्या है, आयोडाइड आयन। तो नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे, और ये इसने क्या कर रखा है, सारे ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। तो अगर ये गेन करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, -1। अब जरा बात समझना थोड़ा सा कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लॉस किया, नॉन मेटल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो आप इसे चाहो तो ये भी कह सकते हो कि फॉर्मेशंस ऑफ आयन, इस टॉपिक का अगर नाम देना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कैसे हम केटायन का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे हम एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको क्लास 10 में भी डिस्कस की गई होगी। यहाँ पे क्या खास बात होने वाला है, अगर थोड़ा सा हम समझें तो देखना ध्यान से। सपोज करो कोई एटम है ना, और एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके क्या है, सेल है, या फिर इसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो। तो मान लो कि ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, कुछ इस तरीके से कोई एक एटम है।
तो ये क्या है जी, न्यूक्लियस है ना, ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन कैसा स्पेसिस है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, और न्यूट्रॉन कैसा है, तो ये क्या होता है न्यूट्रल है ना, ये कैसा होता है न्यूट्रल। तो एक जो स्पेसिस इसमें प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो स्पेसिस है वो क्या है, न्यूट्रल है ना। तो इन दोनों को अगर देखें ध्यान से तो ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा है ना। और सेल में देखें तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज स्पेसिस है, नेगेटिव है। तो मेटल्स जो आप देख रहे हो वो क्या बोला जा रहा है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और नॉन मेटल जो आप देख रहे हो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेटल हो या नॉन मेटल हो, इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो, वो हमेशा कहाँ से होगा, आउटर मोस्ट सेल से। क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि किसी भी केमिकल्स रिएक्शन के लिए दो एटम अगर मान लो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ए और बी मान लो कि आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, सपोज करो ए बी, तो इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, अगर मान लो ए ने ट्रांसफ़र किया तो ए के वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। अब वैलेंस सेल क्या होता है जी, जो लास्ट सेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, या उसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो अगर सपोज करो इसमें वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये जो बी एटम आप देख रहे हो ये भी वैलेंस सेल में ही गेन करेगा। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेवार होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का गेन, किसी भी एटम का लॉस या किसी भी एटम में गेन हमेशा किस में होगा, वैलेंस सेल में। तो ये तुम ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे होंगे, इस मेटल के वैलेंस सेल से, और ये जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं वो इस नॉन मेटल के किस सेल में ऐड कर रहे होंगे, तो उसके वैलेंस सेल में। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब थोड़ी सी हम बात समझते हैं। हमारा जो टॉपिक आज का डिस्कशन का पात्र है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, है ना। आइसो का वर्ड मीनिंग क्या अगर हम समझें तो आइसो का वर्ड मीनिंग क्या होगा, तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको अपन ब्रेक करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि क्या सेम होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन। तो इसका डिफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से बनता है कि एटम्स हैविंग या मोलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैं एटम और मोलिक्यूल ना लिख के सीधा सीधा लिख देता हूँ स्पेसिस, है ना, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। स्पेसिस हैविंग क्या लिखोगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, है ना। तो इसके एग्जाम्पल थोड़ी सी समझने की अगर हम लोग कोशिश करें कि सेम कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखना ध्यान से, है ना, जैसे नाइट्रोजन -3। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ा रखा है ना, कि कोई एटम अगर न्यूट्रल है, सपोज करो कि कोई एटम अगर न्यूट्रल है, अगर एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना उसमें प्रोटॉन होता है। ये कॉन्सेप्ट तभी तक वैलिड है जब कोई एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, तो बिल्कुल दिख रहा है -3 इस पर गेन कर रखा है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक चार्ज स्पेसिस है, तो एक आयंस है, और आयंस में भी कौन सा कैटेगरी है, तो ये एक एनायंस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। अब थोड़ी सी बात समझी जाए कि यहाँ जो नाइट्रोजन को अगर हम समझें कि नाइट्रोजन का ईसी क्या होता है, सिर्फ ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 7। तो अगर ये न्यूट्रल होता, मैं इसे मिटा रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर ये न्यूट्रल होता है ना, तो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका ईसी क्या लिखते हैं, 1s2 2s2, है ना, और 2p क्या लिखेंगे, 3। ये जो हम लिखते हैं कि ये 7, ये होता क्या है एक्चुअली कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो हम डिफाइन करते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है जी, तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चूंकि ये नाइट्रोजन अभी न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 7।
तो अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है तो हम ये 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये तुम देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अच्छा, ये जो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हो, ये फर्स्ट है ना, और ये सेकेंड है। तो यहाँ देखो, ये एटम अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो ये क्या बोले थे, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है। तो आप ये समझो कि नाइट्रोजन के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और सेकेंड सेल में ये भी सेकेंड सेल है और ये भी सेकेंड सेल है। तो दोनों सेल में अगर देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर काउंट कर ले तो 3 और 2 5। तो ये है अपना क्या, फर्स्ट सेल, और ये है अपना सेकेंड सेल। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो जो सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू हाई होगा, है ना, जिस सेल का ये न्यूमेरिकल वैल्यू हाई होगा उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल का खास बात क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5, है ना। अब थोड़ी सी बात समझी जाए कि ये हुआ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहीं पे ये कर दूं कि नाइट्रोजन -3, तो तुम क्या समझे कि ये रहा हमारा वैलेंस सेल। और सर अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो गेन होगा या लॉस होगा वो वैलेंस सेल में ही होगा, ठीक है। तो वैलेंस सेल में ही होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो यहाँ देखो, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये डिस्कशंस हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। क्वांटम थ्योरी में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन करूंगा, है ना। फिलहाल हमें सिर्फ ये रिमेंबर करना है, याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक। तो अगर बात समझी जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और यहाँ पे सेकेंड सेल का एस सब सेल है और सेकेंड सेल का ही पी सब सेल है। अब ये सेल, सब सेल और ऑर्बिटल क्या होते हैं वो बात की बात है, बस सिर्फ ये समझो कि ये सेकेंड सेल है और ये भी सेकेंड सेल है। तो इसमें जो तुम देख रहे हो कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2, और 2 है भी, तब यहाँ गेन तो कर नहीं सकता। पी में मैक्सिमम 6 होता है और यहाँ कितना है, 3 है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में आएगा। तो 3 पहले से था और 3 आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा जी, 6। दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर ऐसा हो गया तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो ये 6 और 2 8, क्या दिखाई पड़ता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो क्या अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, नहीं रहा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर काउंट करो तो 6, 2 8 और 2 10 हो गए, और प्रोटॉन का संख्या अभी भी कितना है, 7 है। तो जब आयंस का फॉर्मेशंस होता है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जब एटम अगर न्यूट्रल होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो मैं समझा रहा था कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होते हैं या फिर वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिस लिया मैंने n-3। तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो पहले इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 7, और न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। तो अगर 7 था और 3 गेन किया तो n-3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये चीज़ किया था जो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब जरा देखें ध्यान से, तो n-3 में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चे, तो ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। और कुछ एग्जाम्पल्स इसे ऐड करते हैं, जैसे O-2। तो सिमिलरली इससे भी आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल होता तो एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल हो या चार्ज हो, एटॉमिक नंबर तो 8 ही होगा, यानी कि प्रोटॉन का संख्या 8 ही होगा। लेकिन जब ये एनायन बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है, तो 8 प्रोटॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 10, है ना। तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। अब मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो तो ये भी कितना हो गया, 10। बोलो, तुम और ले सकते हो नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो न्यूट्रल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो, आगे तुम कह सकते हो सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं, 1। तो क्या अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए
तो हम ये कह सकते हैं कि Na+1 में भी इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो जाएगा। वैसे ही Mg+2 ले लो, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉस करवा दो तो इसमें भी कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और तुम कह सकते हो एल्युमिनियम, तो इस पर चार्ज कर दो +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या बताया गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको दिख रहे हैं ये सारे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 हैं, तो ये सारे स्पेसिस क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है। अब इसी के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में जब हम मेन सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसिस होगा उस पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, कि इसमें से रेडियस किसका ज़्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इनऑर्गेनिक के हिस्से में आएगा पीरियोडिक टेबल में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हमें चीज़ें समझने में बहुत ही आसान होगी अगर हमें ये याद रह गया तो। क्लियर है। ओके, अब मैं इसे आगे थोड़ा सा ले चलता हूँ, समझने की कोशिश करना, चीज़ें आसान है आपके लिए, है ना। जिस बच्चे ने लेक्चर 1 नहीं देख रखा है, आप जाएं, मेरा रिकमेंड है कि वहाँ देखें। लेक्चर 1 में मैंने बहुत बेसिक बातें कर रखी है, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, 11th-12th में हम करने वाले क्या हैं, है ना। और उससे पहले हम बेसिक केमिस्ट्री क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा कि सारे स्पेसिस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ उसे अगर थोड़ा समझो, देखना ध्यान से, है ना, कि क्या है। सो तो जैसे, है ना, अगर बात समझी जाए थोड़ी सी, तो आर्गन एटॉमिक नंबर 18, तो अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन का संख्या 18 और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 18, है ना, तो ये इसमें कितने हो जाएंगे, 18। अगर मैं आगे बढ़ूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, और अगर ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 19। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये K+1 बन गया, यानी पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचेगा, ये भी 18 बचेगा। वैसे ही ये पोटेशियम है, कैल्शियम पर अगर जाए तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, यानी इलेक्ट्रॉन भी 20, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये भी क्या हो जाएगा, 18। पीछे आओ, 17 क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और अगर 17 होता है तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यहाँ तो लॉस कर रहा था और यहाँ क्या करवा दो, गेन करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 18। वैसे ही और पीछे आओ, क्या हो जाएगा, 16, तो सल्फर, ये क्या हो जाएगा, S-2, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन, तो 18, है ना। पीछे और आ सकते हैं, फास्फोरस P-3, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 15, और जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसमें भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 18। तुम देख सकते हो ये सारे ऐसे स्पेसिस हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ये आपको एलिमेंट पे मैंने करके दिखाया, है ना। कुछ और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसे कहते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा होता है, या फिर ये कहें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरली कंटेन कार्बन एटम। जैसे अगर समझी जाए बात को थोड़ी सी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कैसे काउंट करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा ना। एक ऑक्सीजन अगर है तो उसका एटॉमिक नंबर 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 8, तो एक होता तो 8 होता, 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 8, तो 8 8 7 काउंट करोगे तो कितना आएगा जी, बताओ। अगर 3 बार 8 होता तो 24 हो जाता, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 27। बोलो, दिख रहा है। इसके साथ आप क्या ऐसा लो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, बता सकते हो कि क्या ऐसा हम लोग ले। देखो तो, अगर मैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे NO2 की बजाय, ठीक है,
SO2 लेता हूँ, सपोज करो, एक सेकेंड रुक जाओ, इसे मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ चर्चा करता हूँ। पहले मैं SO2 देख लेता हूँ। अगर हम समझें बात को, SO2 तो सल्फ़र कितना होता है 16, और ये कितना हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 8 और 8, क्योंकि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 तो इलेक्ट्रॉन भी 16 और ऑक्सीजन डबल है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 8 16, और 16 16 क्या हो जाएगा 32। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 32। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना, इसको बस NO2 से, इसका एग्जाम्पल मैं आगे करवा देता हूँ, है ना। NO2 से आप एक काम करो, NO3 ले लो, क्या दिखेगा आपको, जोड़ो 7 + 24 क्या आएगा जी, बताओ, दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 31, है ना। ऐसा क्या करें कि ये 32 हो जाए, तो मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले, देखना ध्यान से, ये ऐसे सवाल बनते हैं, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए मैं ये कंडीशंस कर रहा हूँ। सल्फ़र डाइऑक्साइड तो न्यूट्रल फॉर्म में क्या हो रहा है 32। अगर NO3-1 को देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें क्या हो जाएंगे 7। अब एक ऑक्सीजन के लिए 8, तो 3 के लिए 24, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रखा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो -1 आएगा। तो अगर यहाँ जोड़ते हैं तो क्या आएगा 7 + 1 8, 8 और 4 12, है ना, और 2 और 1 3, तो यहाँ भी कितने हो गए 32। तो ये जो NO3-1 देख रहे हो, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दिस इज 32। क्लियर है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बात समझ में आ रही है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम क्या बोल रहे थे, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी वैसा स्पेसिस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसे क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स था, है ना, जिसे यूज करके सवाल हम कर सकते हैं। अब ये जो सवाल बनेंगे इस पर वो कैसे होंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखेगा, बशर्ते अभी सिर्फ इसे ध्यान रखें। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है ना, देखना, which one of the following pairs is isoelectronic, कुछ इस तरीके से सवाल बनते हैं, है ना। ये सवाल है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, समथिंग A B C एंड D। मैं सवाल दे रहा हूँ, आप थोड़ा करके देखना कि कैसे होंगे, है ना। सपोज करो A में दे दिया आपको, है ना, ये आपको दे दिया आर्गन, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको सल्फर, ये रहा, है ना। दूसरे केस में दे दिया आपको K+1, और आपको मान लो कि दे दिया गया Mg+2, है ना, ये रहा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए हायर एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं, ताकि बच्चा उतना दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उन्हें याद नहीं रह पाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ दे दिया जाए Barium+2, है ना, और यहाँ दे दिया जाए सपोज करो कोई भी उठा लो, जैसे Ca+2, है ना। और अगर बात समझी जाए, नीचे अगर मैं एक दे दूँ ऑप्शंस आपको, लाइक Na+1 एंड दिस इज, है ना, Al+3, तो सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने ये 3 करवा रखा है, इसी में से ये ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आर्गन है तो इलेक्ट्रॉन 18, और यहाँ इसके साथ क्या लगाया है सल्फ़र, तो सल्फ़र -2 होगा तब इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 होगा, यानी कि इन दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नहीं हो सकता। K+1 और Mg+2, तो K+1 में 18 इलेक्ट्रॉन और Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों स्पेसिस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। वैसे ही थर्ड बात करें बैरियम, है ना, बैरियम अब होगा क्या कि कैल्शियम तो हमें पता है, चलो भाई इसका एटॉमिक नंबर 20 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 18। इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कैसे करें, इसके लिए अब अपने को पता होना चाहिए कि बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो बैरियम का एटॉमिक नंबर हमें ध्यान रहेगा, तभी हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बता पाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है। क्या ध्यान में है बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना। ये देखो, ये होता है ना।
इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 12, इसका 20। ये देखो ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 12, ये कितना होता है 20, है ना। आगे अपन कैसे बात समझ सकते हैं तो ये देखना, ये देखो ये कितना डिफरेंस है जी 8, ये कितना का डिफरेंस है, ये भी 8। अब कितना का डिफरेंस होगा ये मैं डिस्कस कर रखा हूँ पहले, ये जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2, 8, 18। तो अगर 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 20 और 18 38। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 38, तो डिफरेंस क्या मिलेगा 18। आगे बोलो क्या करेंगे, वैसे ही 2, 8, 18, 18 और लास्ट में क्या जोड़ते हैं 32। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 18 और 32 जोड़ेंगे तो काफ़ी हाईयर एटॉमिक नंबर चला जाएगा, है ना। तो हाईयर एटॉमिक नंबर चला जाएगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देंगे तो इसके इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमें ध्यान में भी ना हो कि बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, अगर सिर्फ मुझे ये पता हो कि बैरियम किस ग्रुप का एलिमेंट है तो उससे भी हम सवाल कर सकते हैं। बोलो अब सवाल ये है कि ये तो हुआ नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो सही होगा ही। तुम सोच सकते हो कि ये कैसे सही हुआ। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल होता तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है यानी 10, और ये क्या हो जाएगा यहाँ भी 10। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट। तो इस तरीके से कुछ कुछ सवाल बनते हैं, है ना। आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं इसे रेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक सवाल हम लोगों ने देखा जिससे हमें ये पता चला कि एटॉमिक नंबर का भी इम्पोर्टेंट कितना है। अगर हमें याद हो तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो सकती है, ठीक है। ओके, अब जरा हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। क्या देखने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। समझना बात को, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 83, बिस्मथ के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। बिस्मथ के कुछ आइसोटॉप्स हैं, उन्हें छोड़कर जितने भी आगे आने वाले एलिमेंट हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अब ज़रा बात समझी जाए कि अगर 83 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, लगभग हमारे सिलेबस में 1, 2, 1, 1, 4 एलिमेंट हैं, ऐसे कहने के लिए 118 भी कहते हैं, बट 92 के बाद जो जितने भी एलिमेंट हैं 92, है ना, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मैन मेड है या फिर साइंथेसिस बाय मैन है। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो तुम देखोगे कि कभी ऐसे डिनोट किया जाता है UN, इस पर मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो ये जो एलिमेंट हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और इनका जो लाइफ टाइम होता है वो मोर देन 1 सेकेंड भी नहीं होता है, 1 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं होता है ना। 1 सेकेंड से पहले ही बनता है और खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सोचो अगर लेबोरेटरी में 2-4 सेकेंड के लिए कोई अगर एलिमेंट का प्रिपरेशन करते हो, नए एलिमेंट का, तो तुम इससे भी समझ सकते हो कि 4 सेकेंड में तुम क्या टेस्ट करोगे उस एलिमेंट पे, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हमारे लिए कोई कमर्शियल मतलब ये कोई यूज लाइक है, ना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी तरीके से यूज लाइक नहीं है। तो 92 के बाद तो सारे मैनमेड है। एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे सकता हूँ आपको कि 83 के बाद, है ना, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 83 से आगे हो, है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं रेडियो एक्टिव। और 83 में कौन सा एलिमेंट होता है जी बिस्मथ, है ना। 83 में जो एलिमेंट है वो क्या है बिस्मथ है। तो बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, किस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, इसे हम थोड़ा सा समझ लें। तो वैसा एटम जिसका न्यूक्लियस क्या हो अनस्टेबल हो, पहली बात तो ये, वैसा एटम जिसका न्यूक्लियस क्या हो अनस्टेबल हो और अनस्टेबल होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट कर जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी एटम्स होते हैं जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि 2 एटम जो है वो आपस में कंबाइन किया और ये तीसरे एटम का फॉर्मेशंस किया, है ना, सपोज करो। तो इसमें होता क्या है, इसमें जिम्मेवार होते हैं इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इसके भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझें। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब कि अगर 2 एटम आपस में रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जिम्मेवार कौन है, उस एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन।
तो हम चर्चा यही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, इस तरीके से, यानी कि हम कमेंट किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की चर्चा ना करके हम एटम के न्यूक्लियस पे कमेंट करेंगे, है ना। वैसे ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, और वैलेंस शेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना। ये किसके लिए होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रेडियो एक्टिविटी के लिए। और वैसे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, वैसे एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो तो ये एटम टूट जाता है ना, और एटम टूट के कुछ नए नए एटम्स का फॉर्मेशन करता है, और कुछ एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलता है, रे के फॉर्म में बाहर निकलता है ना। तो वो रे कौन कौन से होते हैं, है ना, कैसे टूटता है, विशेष डिस्कशन तो अपन इसे करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी मैं उस पोर्शंस को उठाने जा रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी में जहाँ से सवाल डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ज़रा बात समझी जाए कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, है ना, कैसे एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को शो करते हैं, ठीक है। तो दोज एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल हो, और स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद एटम्स के न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेंगे और उससे कुछ रे निकलेंगे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत तरह के ऐसे एलिमेंट्स का फॉर्मेशंस होता है। हमारे पास जो यहाँ डिस्कशन का पात्र है वो सिर्फ हम ये उठाने जा रहे हैं जिससे सवाल बनेगा, जिस पे न्यूमेरिकल सेट होते हैं, लाइक इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इमिशंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, है ना, इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल्स, है ना, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। तो इन पे हमें सवाल करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से सवाल आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का अगर मैं डिफिनेशंस लिखूँ तो रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशंस क्या होगा, अगर ये समझे हम लोग, है ना। तो फिनोमेना इन विच spontaneous emissions of rays from unstable nucleus। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड में मिटा देता हूँ। देखो जरा बात को समझी जाए, है ना। क्या बोलते हैं, फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस, है ना, इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, फ्रॉम, है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस known as radioactive element, and this process is known as radioactivity। क्या बोला गया है, बात को अगर समझी जाए कि वैसा एटम जिसका न्यूक्लियस क्या हो, अनस्टेबल हो, जिसका न्यूक्लियस क्या हो, अनस्टेबल हो, पहली बात। दूसरी बात कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो और स्पॉन्टेनियस इमिशन हो, मतलब खुद ब खुद टूटे। ये नहीं कि हम एटम को बाई फोर्सली ब्रेक कर रहे हैं और उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रहा है, नहीं, वैसे एटम जिसके न्यूक्लियस क्या हो, अनस्टेबल हो, पहली बात। दूसरी बात स्पॉन्टेनियस इमिशन हो ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, है ना, जो रे निकलते हैं वो एक्चुअली में दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। अब बहुत अलग अलग मेथड्स हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस हम सिर्फ ये समझेंगे कि वो सारे एटम्स जो कि खुद ब खुद टूट जाते हों, है ना, यानी कि न्यूक्लियस उसमें क्या होता हो, अनस्टेबल होता हो, और टूटने से जो एलिमेंट या जो रे निकलता है वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, और उन्हीं का नाम क्या पड़ रहा है, इनविजिबल रेडिएशन। तो वैसे एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट,
और जो एलिमेंट इस प्रोसेस को शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जो इसका फेमस एग्जांपल दिया जाता है वह यूरेनियम है ना, जिसका सिंबल क्या होता है यू, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 92। ये तो हुआ कि चलो भाई ये रेडिएशन था, स्पॉन्टेनियस इमिशंस हुआ अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तो उस एलिमेंट को बोल दिया हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में जो मेजर्स हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पॉजिट्रॉन, ठीक है, क्या है जी, पॉजिट्रॉन। इसको समझने के लिए अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स और पॉजिट्रॉन को समझने के लिए थोड़ा सा हम न्यूक्लियस का चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है ना। तो हमारा टॉपिक होगा क्या, अल्फा पार्टिकल्स। क्या होगा टॉपिक हमारा, अल्फा पार्टिकल्स। लास्ट ईयर नीट में डायरेक्ट सवाल आया है इस टॉपिक से कि कौन अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अल्फा पार्टिकल्स, है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर बात समझी जाए तो ये कहा जाता है कि इट इज सिंपली, है ना, इट इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोला जा रहा है जी, इट इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर नीट में आया हुआ ये सवाल, है ना। इट इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, ध्यान रहे, नॉट हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस। अब व्हाट डू यू मीन बाय हीलियम न्यूक्लियस, तो अगर हीलियम एटम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4, यही होता है ना। तो ये हीलियम का एटम है, ये अगर समझी बात जाए तो ये हीलियम का एटम है। अब मैं बोल रहा हूँ हीलियम का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन भी 4, तो कुछ शक्ल इसकी इस तरह से दिखाई पड़ेगी, दिस इज 1s2 और दिस इज 2s2। तो हीलियम का न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि, है ना, हीलियम न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इसको क्या करो, निकाल दो, He2+, है ना। तो अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ सपोज करो, तो इसकी शक्ल कैसे दिखाई पड़ेगी, ये रहेगा कुछ, दिस इज He+2, दिख रहा है, ये क्या है जी, He+2। तो इसमें क्या बोलेंगे हम इसे, ये क्या हो गया, हीलियम, ये क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस, क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस, है ना। या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी समझेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली अगर बात समझी जाए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स वो स्पेसिस है जिस पे चार्ज क्या होता है, देखो 2, है ना, इस पे चार्ज क्या होता है 2। और अगर इस एटम की बात की जाए तो इसमें क्या है जी, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो अगर सपोज करो ऐसा बोला जाए कि एक, है ना, ऐसा बोला जाए कि एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर गया, सपोज करो एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर गया, तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट करने से क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा और मास नंबर 4 से घटेगा। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये क्या हुआ, ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो एज इट इज है। अब मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो मैंने निकाला इलेक्ट्रॉन को है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एज इट इज है। तो यहाँ पे अगर समझी जाए बात को कि जो अल्फा पार्टिकल्स है जिसे हीलियम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में तुम इसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज He, यहाँ 2, यहाँ 4, इस पर चार्ज दिखा दो +2, कुछ इस तरीके से। तो ये और बेहतर तरीका रिप्रेजेंट करने का, किसको, अल्फा पार्टिकल्स को। क्यों, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये चार्ज डिनोट कर रहा है और ये क्या है, मास, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, सपोज करो कि किसी एटम से जो रेडियो एक्टिव है उससे अगर मान लो कि एक
अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर गया तो क्या बोलेंगे कि मास 4 से घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा। बोलो, तो मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि फॉर इमिशन, है ना, फॉर इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल्स, अगर एक अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा तो क्या क्या होगा। तो अगर कमेंट करें हम लोग मास पे, तो मास डिक्रीजेज बाई 4, देख सकते हो। और अगर हम बात करें इसी में कि उसका एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, या इसे हम लोग डिनोट करेंगे चार्ज से भी, ठीक है। पार्टिकल्स, जैसे अगर कोई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे, तो एलिमेंट का नीचे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर बोलते हैं मास नंबर। ये होता है अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो, है ना, ये क्या रहा अपना, दिस इज एलिमेंट। अगर कोई एक्स चार्ज स्पेसिस है ना, तो नीचे हम लोग क्या दिखाते हैं, इसका ऊपर दिखाते हैं मास और नीचे दिखाते हैं दिस इज चार्ज, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स क्या है, चार्ज स्पेसिस है ना, ये क्या है अपना चार्ज स्पेसिस है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि मास नंबर 4 से घटेगा और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई क्या, 2। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बात है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर एक अल्फा पार्टिकल किसी से निकलता है, किसी एलिमेंट से निकलता है, तो उसमें मास नंबर का कितने से घटा होगा, 4 से, और एटॉमिक नंबर कितने से घट जाएगा, 2 से। ये हुआ बात, है ना। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर थोड़ी सी बात समझी जाए, बीटा पार्टिकल्स, है ना, देखना ध्यान से। जैसे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, इट इज सिंपली क्या, हीलियम न्यूक्लियस, इसी प्रकार बीटा पार्टिकल्स क्या हो, तो ये है, इसे बोला जाता है इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। अब मीनिंग क्या हुआ इसका, अगर बात समझी जाए तो, कि सिंपली इलेक्ट्रॉन कहने का मीनिंग, तो यहाँ पहले इसका रिप्रेजेंटेशन समझना कि बीटा पार्टिकल्स की शक्ल कैसे कैसे दिखाई पड़ती है अलग अलग फॉर्म में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी लिख के नहीं आएगा, हो सकता है रिप्रेजेंट करके दिखा दे। तो इसे हम डिनोट करते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन समझें तो बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो कुछ यूनिक्स हैं। वो कैसे हैं जरा देखना ध्यान से, है ना, वो क्या क्या हैं। तो इसे हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा बीटा -1 और दिस इज 0, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये -1 एंड दिस इज 0। या तीसरा इसी में बात करें तो ये रहा बीटा, इस तरीके दिखाते हैं, और ऊपर में सिर्फ दिखा दो -1। अगर ये तीनों सिंबल्स लिखे हुए मिले तो आप समझ जाना कि ये क्या है, बीटा पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है ना। ये बीटा -1 0, इलेक्ट्रॉन -1 0, और दिस इज बीटा -1। अगर बात समझी जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ निगेटिव चार्ज दिखा रहा है, तो क्या बोला गया, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कुछ हम इस तरीके से करते हैं। सिंपली ये तो हमें पता है कि इसका चार्ज -1 है ना, और मास क्या लगते हैं इलेक्ट्रॉन का, 0। इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं होता है बच्चे, हालांकि हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास 0 कंसिडर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का मास 0 कंसिडर करते हैं तो उस समय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो हम लोग 1 कंसिडर करके चलते हैं। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 0 तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 1, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो मास हमने अलग पढ़ रखा है, तो वो केजी और जो ग्राम में तुम पढ़े हो वो किसी और यूनिट्स में डिस्कशन करते हैं, वो जो यूनिट है वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। सिंपली मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ कि 1 के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम 0 बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई हेयर वी कैन टेक 0। क्लियर। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। ये रहा बीटा पार्टिकल्स। अगर थोड़ी सी बात समझी जाए कि गामा पार्टिकल्स क्या है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ नीचे, ठीक है, लिख लिए होगी। क्या है गामा पार्टिकल्स, क्या है जी, गामा पार्टिकल्स। तो गामा पार्टिकल्स क्या है, तो ये
बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो सिंपली ये बताता है कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? रेडिएशन, है ना। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हैविंग नो चार्ज एंड मास। ये एक ऐसा रेडिएशन है जिसमें ना कोई चार्ज होता है और ना कोई मास होता है। तो अगर मान लो गामा इमिट कर रहा है तो इमिट करने से ना उस एटम में चार्ज का सेम मतलब चार्ज का वैल्यू चेंज होगा और ना ही उसमें मास का वैल्यू चेंज होगा। क्लियर है? तो ये गामा पार्टिकल सीधा हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, जो कि जिसके चेंज होने से ना चार्ज में फ़र्क पड़ेगा और ना ही मास में फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है? लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्या? इसका पॉजिट्रॉन, कि पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। मैं इसे मिटा दूं। ये रहा हमारा अल्फा पार्टिकल्स, सिंपली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सॉरी ये क्या होता है? सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस का मतलब He+2 आयन। He+2 आयन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस, है ना जी। ये डायरेक्ट सवाल आया था लास्ट साल नीट में, तुम पेपर चेक कर लेना, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चंस पूरा याद नहीं है, वरना मैं ऑप्शंस लिख देता तो आप सवाल भी कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शंस आपको इस ढंग से मिलेगा भी। शायद पूछा था कि हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऐसा कुछ सवाल था। सवाल इस तरीके से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना है और पूछा था अल्फ़ा पार्टिकल्स में। तो यार अपने बात समझी जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फ़ा पार्टिकल्स, ऐसा कुछ था शायद। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का हमें सिंबल अगर याद रहता तो हम काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है? He+2, तो एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो 2 का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन का संख्या 2। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा? बोलो। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है यहाँ पे, है ना। ये हीलियम क्या है? 2 ही है ना एटॉमिक नंबर इसका, तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इसमें से निकाल दिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा? 0। तो इसमें सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो अगर इसे देखें ध्यान से, तो अगर He+2 है, तो अगर सिर्फ He होता तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते, है ना, और न्यूट्रॉन भी 2 था क्योंकि मास 4 है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिर्फ प्रोटॉन कितने होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0, और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 2। तो एक ऑप्शन ये था जो कि करेक्ट था, है ना। एक ऑप्शन ये था जो कि करेक्ट था। क्लियर है? ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं पॉजिट्रॉन, कि पॉजिट्रॉन क्या है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो बीटा पार्टिकल्स, ये गामा पार्टिकल्स। तो 2 इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर निकलेगा किसी एटम से, ठीक है, तो एक अल्फ़ा की वजह से मास में 4 और एटॉमिक नंबर में 2 से घट जाएगा। क्लियर है? वहीं अगर बीटा निकलता है तब क्या होता है हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन गामा के निकलने में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं अगर समझना ध्यान से, कि व्हाट इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, है ना, तो इसके बारे में बोला जाता है इट इज सिंपली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये तुम देखे अभी बीटा पार्टिकल्स के बारे में क्या बोला गया? इट इज़ सिंपली इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बोला जा रहा है? इट इज़ सिंपली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंबल हम रिप्रेजेंट का देखेंगे ना, तो कुछ इसकी शक्ल ऐसी दिखाई पड़ेगी, दिस इज +1 0, या फिर इसे बोल सकते हो क्या कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप बोल दो कि ये +1 है और ये 0। तो दिख रहा है वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हो? पॉजिटिव हो। मतलब इसमें चार्ज दिखाया जा रहा है कि चार्ज कैसा हो जाए? पॉजिटिव। तो क्या बोलते हैं उसे? पॉजिट्रॉन। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये चार्ज पार्टिकल्स, ये जनरली आपको आमतौर पे मिलेंगे भी नहीं। तो तुम सोचो भी कि जनरली हमारे पास एटम भी जो था वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो रेडियो एक्टिविटी वाले, जैसे मान लो कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम केमिकल सेक्शन में पढ़ते हैं कि ए और बी कंबाइन किया तो कुछ भी बन सकता है, A2B2 बन सकता है ना, ये तो बैलेंस करने का तरीका हो गया। या सपोज करो ए भी बन सकता है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में मान लो ए है ना, तो ये टूटेगा ना
तो अलग अलग ही फॉर्मेशन करता है, ये बी बना देगा, ये सी बना देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है इसको यहाँ पे। या कई दफ़े अगर मान लो कि रिएक्शंस भी करवाओगे तो ए और बी है ना, तो कुछ अलग ही मिलेगा, कुछ सी मिलेगा। तो तुम सोचोगे सर अब ये दोनों मिला रहे हो, सी मिल रहा है तो रिएक्शन, तो ये तुम समझो कि ऐसा तभी होगा जब ये क्या होगा, बोलो। ये तो अपना केमिकल रिएक्शंस है जिसमें सिंपली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहेंगे। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में कुछ इस तरीके का काम होता है। तो जो यहाँ स्पेसिस आप देख रहे हो ना, ये इन जनरल्स आपको मिलेंगे भी नहीं, ये स्पेशल्स इसी चैप्टर के लिए हैं और सवाल भी बनते हैं इस पर, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। अब ज़रा देखना ध्यान से कि ये तो अपना समझ में आया कि चलो ये क्या है, बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस, या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज बी, या इसे बीटा बोलो और इसे क्या बोलोगे सीधा +1। तो अगर कहीं भी ये तीनों फॉर्म मिल जाए, है ना, आइदर ये है ना, इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या बोलेंगे, बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा बात समझी जाए तो हम लोगों ने समझा कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स का इमिशन होता है ना, अल्फ़ा पार्टिकल्स का अगर इमिशन होता है तो मास घट जाएगा कितने से, 4 से, एटॉमिक नंबर घट जाएगा कितने से, 2 से। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। व्हाट अबाउट पॉजिट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल्स, गामा के इमिशन से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन बीटा और पॉजिट्रॉन से क्या होने वाला है, तो इन दोनों पे हम डिस्कशन करते हैं ताकि हम ये समझ में आ सके कि इनके इमिशन से किस तरह से चेंज होता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और इससे फिर न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम बीटा पार्टिकल्स ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, बीटा पार्टिकल्स, या फिर बोलो ऐसे इसे, इमिशन ऑफ क्या, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात है। ठीक, तुम थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि बीटा पार्टिकल्स कैसे इमिट करता है। अगर ये इक्वेशन तुम समझ पाए तो चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे बीटा पार्टिकल इमिट कब करता है ना, तो एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल लिख देता हूँ, ये रहा एक न्यूट्रॉन, एन से नोट कर रहे हैं। जब एक न्यूट्रॉन टूटता है ना, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तब हमें क्या मिलता है, एक प्रोटॉन, और साथ ही साथ क्या मिलता है, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन करें तो इसकी शक्ल कुछ दिखाई पड़ेगी, दिस इज -1 एंड दिस इज 0। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर मास क्या होता है, 1, और चार्ज क्या होते हैं, 0। बोलो, तो ये चार्ज क्या होगा, यहाँ 0 होगा, चार्ज 0 होगा ना ये, और मास क्या होगा, तो मास यहाँ क्या होगा, 1। तो अगर प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन पे चार्ज भी क्या होता है, +1, और मास क्या होते हैं, 1 होता है। तो तुम लेफ्ट और राइट बैलेंस करो तो यहाँ देखो मास 1 है तो 1 + 0 1 है, चार्ज ओवरऑल 0 है तो +1 और -1 0 है। यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि बीटा इमिशन तब होगा जब एक न्यूट्रॉन टूटेगा। ध्यान से, जब एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक प्रोटॉन भी बनेगा और एक बीटा पार्टिकल्स भी बनेगा। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बीटा मिल रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन घट चुका है, और एक न्यूट्रॉन घटा है और साथ साथ एक प्रोटॉन बढ़ भी गया है। तो समझो एटॉमिक नंबर कैसे डिपेंड करता था, किस पे डिपेंड करता था, तो एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, है ना। तो न्यूट्रॉन टूट के बन क्या रहा है, प्रोटॉन। तो सोचो कि अगर एक न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन बन गया, यानी कि अगर एक बीटा पार्टिकल्स को इमिट करवाना है इसका मतलब कि एक न्यूट्रॉन टूटेगा, और अगर एक न्यूट्रॉन टूटा यानी कि एक प्रोटॉन बन जाएगा। तो अगर एक बीटा पार्टिकल्स निकला तो सीधी सीधी अगर बात समझे डायरेक्ट में, तो अगर एक बीटा पार्टिकल्स निकला इसका मतलब है कि प्रोटॉन 1 से बढ़ जाएगा, और अगर प्रोटॉन 1 से बढ़ गया इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो ये अगर समझ में आया कि अगर एक बीटा पार्टिकल्स निकलता है इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन 1 से बढ़ रहा है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स तब निकलेगा जब एक न्यूट्रॉन टूटेगा। व्हाट अबाउट मास नंबर, तो सोचो एक न्यूट्रॉन टूट रहा है और एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ कुछ कि पहले 4 + 3 7 था, कुछ ऐसे, यही ना है। मान लो कि ये क्या था, ये मान लो ये न्यूट्रॉन था और ये प्रोटॉन था, किसी पार्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ
कि अगला जो सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन टूट रहा है, तो टूट रहा है तब कितना बचा 3, और टूट के क्या बन रहा है प्रोटॉन, तो पहले 3 था तो एक टूट के बन गया 4, तो क्या जोड़ोगे तो क्या होगा 7। क्या मास में कोई फर्क आ रहा है, क्योंकि n+p सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या देता है जी, मास नंबर, तो मास नंबर क्या रहेगा कांस्टेंट, मास नंबर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है एक न्यूट्रॉन टूट रहा है तो एक प्रोटॉन बन जा रहा है। तो अगर कंक्लूजन लिखा जाए है ना बीटा पार्टिकल्स के इमिशन के लिए, तो फॉर इमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल्स है ना, अगर एक बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है बच्चे, तो यहाँ मास जो है वो क्या होगा बोलो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, मास में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये सिंबल है कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट रह जाएगा। एटॉमिक नंबर का क्या हाल चाल है, तो एटॉमिक नंबर तुम देख रहे हो कि कितना से घट रहा है 1 से, अगर एक बीटा पार्टिकल्स निकला है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 1, ये जो सिंबल डाउनवर्ड एरो है वो डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 1, दिख रहा है। अब इसी बात पे अगर हम आगे बढ़ जाएं पॉजिट्रॉन, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन की तरफ, तो ये भी सिंपल इसी से मैं कोरिलेट कर देता हूँ, इमिशन ऑफ क्या है पॉजिट्रॉन है ना। पॉजिट्रॉन क्या होता है इसको सिंपल ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूज करोगे बीटा पार्टिकल्स में कौन टूटता था, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता था कि प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन बनता था, ये कंफ्यूज करोगे। इसके सॉल्यूशंस के लिए जो मैं अपने लिए याद रखता हूँ वो क्या है कि पॉजिट्रॉन में प्रोटॉन टूटता है, तो लिख दो इक्वेशन, ये लो मेरे पास प्रोटॉन था टूट गया, तो अब मुझे मिलना है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन क्या था जी, ये लिखते चलो, ये बीटा पार्टिकल्स और साथ ही साथ क्या मिलेगा न्यूट्रॉन, तुम सिंबल यहाँ से भी उठा सकते हो, न्यूट्रॉन क्या होता है 4 0 मास 1। पॉजिट्रॉन की बात समझे तो पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, सिंपली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज +1 एंड दिस इज 0। अब तुम यहाँ प्रोटॉन तुम्हें पता ही है, ये +1 एंड दिस इज 1 है ना, चार्ज +1 और मास 1 है ना, तो ये इक्वेशन तुम्हें दिख रहा होगा। इसमें अब इसका जस्ट रिवर्स, इसमें न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन और क्या होगा पॉजिट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट रहा है। तो अगर हम बात करें कि फॉर है ना इमिशन ऑफ 1 क्या पॉजिट्रॉन, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें मास जो है वो चेंज तो नहीं होगा, मास क्या रह जाएगा कांस्टेंट। और अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए है ना, तो एटॉमिक नंबर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक प्रोटॉन टूट के क्या हो रहा है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या था मिस्टेक हो गया ना, यहाँ न्यूट्रॉन से प्रोटॉन टूट रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, तो प्रोटॉन बढ़ने का मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 1 से, और यहाँ क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर घट जाएगा कितने से 1 से, दिख रहा है क्या, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन टूट रहा है और बेसिकली एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, तो यहाँ प्रोटॉन घट रहा है यानी एटॉमिक नंबर भी घट रहा है, और एक प्रोटॉन घटने का मतलब एक बीटा इमिशन, तो एक पॉजिट्रॉन इमिशन, तो एक पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए एक प्रोटॉन को टूटना पड़ेगा, और एक प्रोटॉन टूटेगा अगर तो एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। सिंपली तुम इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करना चाहो तो कुछ है नहीं, बस ध्यान रखो कि पॉजिट्रॉन में कौन टूटता है जी, तो प्रोटॉन, ये लो, तो प्रोटॉन टूट गया, तो प्रोटॉन टूट के बनता क्या है एक न्यूट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फर्क सिर्फ हमें देखना है किस पे एटॉमिक नंबर पे, तो प्रोटॉन टूट गया तो एटॉमिक नंबर घट गया, और अगर न्यूट्रॉन टूट गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन टूटने की वजह से प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोटॉन के टूटने की वजह से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स एंड द लास्ट वन इज पॉजिट्रॉन। क्लियर है। अब इस पर मैं एक सवाल करवाता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समराइज करूँ कि इमिशंस में हो क्या रहे हैं, तो तुम देखना ध्यान से, जो भी मैंने डिस्कस किया वो तुम्हें दिख जाएगा। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर इमिट करता है ना, अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करता है तो एक अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करेगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो ध्यान से,
तो अल्फा पार्टिकल से अगर इमिट करता है तो मास जो है वो डिक्रीज करेगा बाई किससे, 4 से, और एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा किससे, बाई 2 से। ये इसके लिए था, ठीक है। अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स का, ठीक है ना, अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स का, तो बीटा पार्टिकल्स में क्या था जी, मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। और अगर हम बात करें इसी में किसका, एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर क्या होता, बीटा पार्टिकल, ध्यान सुनना। तो बीटा पार्टिकल्स में क्या होगा, कौन टूटता है, न्यूट्रॉन। कैसे ध्यान में आया, तो एक बीटा पार्टिकल के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी पढ़े हैं, तो पॉजिट्रॉन में टूटता है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन में टूटता है प्रोटॉन, तो उसमें एटॉमिक नंबर घट जाता है, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक बीटा पार्टिकल से अगर मिल रहा है तो इसमें एटॉमिक नंबर भी कितने से इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज बाई 1। क्या कहते हो, अब क्या है, 1 पॉजिट्रॉन की अगर इमिशन होगी, तो 1 पॉजिट्रॉन की अगर इमिशन होगी तो फिर हम क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि मास तो कांस्टेंट ही रहना, यानी अगर तुम दिमाग लगाओ तो मास सिर्फ किस में चेंज होगा जी, अल्फा पार्टिकल के इमिशन में, है ना। और इसमें अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ बढ़ रहा था तो यहाँ घट जाएगा, वो भी किससे, तो 1 से। क्लियर है। सो ये रहा कंप्लीट। अगले लेक्चर में कुछ इसके सवाल से भी मैं करवा दूंगा, है ना। कुछ डॉट्स रह गए अगर फिर भी इसके बाद भी आज के लेक्चर्स में या प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है, ओके, थैंक यू।